हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका जो पुष्प सज्जा के कला के सिद्धांत हैं उनका यूज़ किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने किया था अनुपात या प्रपोर्शन हम किसे कहते हैं, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि फूलों से और रखे जाने वाले स्थान से संबंध होना चाहिए और पात्र का पुष्पों से उनकी ऊंचाई चौड़ाई सबका आपस में संबंध होता है। अब सेकंड है इसमें आपकी हेडिंग, वो है आपकी इसमें संतुलन मतलब बैलेंस। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें सब चीज़ों में बैलेंस बैठाना होता है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें आइए डिस्कशन करते हैं। पुष्प व्यवस्था आंखों को भली लगे, इसके लिए संतुलन का नियम अपनाया जाता है। जो आपका पुष्प व्यवस्था है, पुष्प डेकोरेशन है, वो हमारी आंखों को भी अच्छी लगनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई फ्लावर्स डेकोरेशन करा तो उसकी फूल की पत्तियां जो है फूल के ऊपर लगा दी है, हमेशा पत्तियां नीचे ही लगती हैं। तो इस प्रकार का डेकोरेशन करना चाहिए कि जो हमारी आंखों को अच्छा लगे। और आपका फूल अगर छोटा है तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी पतली ही होंगी। ये नहीं कि आपने बहुत मोटी टहनी लगा दी है या बना के लगा दी है। अगर हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स डेकोरेशन कर रहे हैं उसका, तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके कलर्स पे, शेप पे, हर चीज़ों पे बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। संतुलन देखने वाले को राहत व तनाव मुक्ति देता है। संतुलन क्या होता है? जो आपका बैलेंस होता है। अगर कोई भी इंसान फ्लावर्स डेकोरेशन देख रहा है या फिर कोई भी बाहर से आके आपके घर में देखता है तो देखने वाले को क्या होना चाहिए, बहुत ही संतुष्टि मिलनी चाहिए। वो देख के ये कहना चाहिए या फिर ये कहना चाहिए कि घर अगर एंटर करे और घर में आपके फ्लावर्स डेकोरेशन देखे, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, कि भाई इन लोगों ने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। मतलब देख के वो खुश हो जाए, किसी भी तरीके की कमी ना निकाल पाए। यह सिद्धांत स्थिरता का भाव भी उत्पन्न करता है। और ये सिद्धांत कैसा है आपका? स्थिरता मतलब एक ही जगह निगाह टिका देने वाला भाव उत्पन्न करता है। फूलों के रंग, स्वरूप एवं भार को पात्र के मध्य से निकालने वाली शाखाओं पर समान रूप से प्रयोग कर हम संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। गर्ल्स, इसमें ये कहा गया है कि फूलों का कलर, उसका डिज़ाइन और उसका वेट क्या है। आपको जो हमारा पात्र है जिसको भी हम ले रहे हैं तो उसके मध्य से निकलने वाली शाखाएं, जो आपका पात्र है उसके जो बीच में से शाखाएं निकल रही हैं, उन शाखाओं का क्या है, समान रूप से प्रयोग कर हम संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी आप पेड़ लगाएंगे पात्र में या बर्तन में या गमले में, तो वो आप सेंटर में ही लगाएंगे। ये नहीं है कि आपका जो पात्र है वो बड़ा है और आपने किनारे पे किसी फ्लावर्स को लगा दिया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक साइड की पूरी जगह आपकी खाली रह जाएगी। संतुलन की दृष्टि से बड़े पुष्पों के पात्र के मध्य से अधिकतम ऊंचाई के पास का प्रयोग किया जाता है। जो आपके संतुलन की अगर दृष्टि से देखें, बैलेंस की दृष्टि से, जो बड़े पुष्पों वाले पात्र होते हैं जिन पर बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, वो आपके मध्य से अधिकतम ऊंचाई के पास प्रयोग किया जाए। मतलब जो उनका डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, जो बीच में से वो थोड़े उभरे हुए होने चाहिए और जो है ऊंचाई उनकी जो है मीडियम ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अन्य भारी पुष्पों का केंद्र के पास प्रयोग कर पात्र के संतुलन का भाव उत्पन्न किया जाता है। और जो अगर कोई भारी डिज़ाइन का आप लगा रहे हैं तो उस पात्र का और टहनियों का और फूलों का बैलेंस भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जिससे कि वो देखने में भद्दे ना लगे। फिर है आपका इसमें समान अथवा औपचारिक संतुलन स्थापित करने हेतु पात्र के केंद्र के दोनों ओर लगभग समान रंग, आकृति एवं भार की पुष्प सामग्री लगाई जाती है। मतलब जैसे एक समान या एक जैसा संतुलन बनाने के लिए जो पात्र है आपका, उसके बीच में क्या करने, दोनों ओर लगभग समान रंग के, आकृति एवं भार की पुष्प सामग्री लगाई जाती है। मतलब अगर एक तरफ आपने फ्लावर्स लगाए हैं तो दूसरी तरफ भी आपको कुछ ना कुछ लगाना होगा बैलेंस करने के लिए, चाहे वो टहनियाँ हो, चाहे वो उनकी पत्तियाँ हो या कुछ भी हो, तो बैलेंस करना हर एक चीज़ को ज़रूरी है, जिससे कि वो भद्दे ना लगे। असमान अथवा अनौपचारिक संतुलन स्थापित करने के लिए सामग्री एक समान नहीं प्रयोग की जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं कर रहे हैं
तो वहाँ पे क्या है, जो अनौपचारिक संतुलन है, मतलब संतुलन जो है सही नहीं है, उसे सही करने के लिए क्या है आपका, एक समान नहीं प्रयोग की जाती, मतलब एक जैसी सामग्री नहीं प्रयोग की जाती है। किंतु इस प्रकार का एहसास अवश्य उत्पन्न किया जाता है कि दोनों और प्रयुक्त भार एक समान हो। मान लिया आपने एक तरफ टहनी लगा दी और एक तरफ फ्लास लगा दिए, तो वो दोनों जो बैलेंस है वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन आपके क्या है, जो उपयुक्त भार है उन दोनों का एक समान ही होगा। इसके लिए आकार, रंग एवं रेखाओं का उचित प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए क्या है आपका, आकार मतलब शेप, कलर और रेखाएं मतलब किस दिशा में वो फ्लास जा रहे हैं, इन तीनों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। फिर है आपका लय या रिदम। लय का अर्थ होता है गति, मतलब किसी भी चीज़ को की गति। जैसे आपने किसी भी चीज़ को अरेंज किया है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब प्रेयर की लाइन होती है स्कूल में, तो क्या होता है, सबसे पहले आगे जो है सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से खड़े हुए अरेंज होते हुए चले जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, लय या रिदम। लय अगर नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो आपके छोटे फ्लावर्स होंगे वो भी आपको मतलब अच्छे से नहीं दिख पाएंगे, और जो बड़े फ्लावर्स हैं वो भी आपको अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। लय का अर्थ होता है गति अथवा अर्थात दृष्टि, आंखों को निरंतर का अभ्यास देना। वही चीज़ गर्ल्स मैंने आपको बताई, अगर हम लय का प्रयोग करेंगे तो उसका जो है आंखों को क्या, निरंतर मतलब लगातार चलने वाली जो एक दिशा है उसका आभास देगा। पुष्प सज्जा में लय उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य किसी कला में। पुष्प सज्जा में भी जो है आपका जो लय है या रिदम है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि और किसी जो है आपके आर्ट में होती है। लय सिद्धांत के प्रतिपालन के संपूर्ण सज्जा का प्रभावशाली स्वरूप देखने के वाले के सक्षम एकाएक स्पष्ट हो उठता है। यदि कोई लय का सिद्धांत देखता है तो आपका जो है संपूर्ण सज्जा जो है, अगर कोई भी देखेगा तो अगर कोई चीज़ लय से लगी हुई है या रिदम से लगी हुई है तो सामने वाले के आंखों को भी सुकून मिलेगा और वो अच्छा भी लगेगा। लय देने के लिए हमें पुष्प सज्जा में रेखाओं एवं रंगों का कुशलतापूर्वक संयोजन करना होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को रिदम में लाएंगे तो क्या होगा, जो आपका लय देने के लिए जो पुष्प सज्जा में रेखाओं का और कलर्स का जो है दोनों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उनको एक साथ एक समान भी बैठाना आवश्यक है। लय सामान्यतः निरंतरता एवं पुनरावृत्ति द्वारा बनती है। लय जो है क्या है आपकी निरंतर, मतलब कोई चीज़ लगातार चल रही है और अगर कोई ख़राब हो रही है तो हम उसे सही कर सकें, उसके द्वारा बनती है। दृष्टि को बांधने में गति और पुनरावृत्ति दोनों ही सहायक होते हैं। जो हमारी दृष्टि है उसको एक जगह एक निगाह टिकाने के लिए क्या है आपका, लय बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। लय पुष्प सज्जा में भी 3 प्रकार के प्रयोग की जाती है। फर्स्ट है आपका इसमें वृत्ताकार, जिसमें लय दृष्टि एक समान से चलती हुई संपूर्ण व्यवस्था पर गुजरती रुचि केंद्र पर ठहरती है। मतलब जो आपकी लय व्यवस्था है या फर्स्ट वाली है वृत्ताकार, जैसे आपको कोई रेक्टेंगल शेप में कोई आपका पात्र है, उसमें अगर आप कोई भी फ्लावर्स लगाएंगे तो वो इस प्रकार से लगे हुए होने चाहिए, उनकी व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपकी निगाह एक जगह पे ठहर जाए उस पूरे पात्र में। कोई भी इसके अंदर आकर्षक एक फूल या फिर कोई भी पत्ती इस तरीके की होनी चाहिए कि वो आपके आकर्षण का केंद्र वहाँ बन सके। ओके गर्ल्स, तो ये थे आपके आज की वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है गर्ल्स इसमें, तो आप मेरे से नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें अगर इस वीडियो में एक पॉइंट और है, आप जो है बुक में वो नहीं दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा चला तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें आपका जो नेक्स्ट है कर्ण रेखा लय, अर्थात विपरीत दिशा की ओर झुकने वाली लय। पुष्प सज्जा में इस लय का अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब एक अगर टहनी आपकी ऊपर की दिशा में जा रही है तो दूसरी आपकी झुकने वाली होगी, तो ये आपकी क्या है, लय होती है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो यह भी आपकी कर्ण रेखा की वाली लय कही जाती है। थर्ड है आपका विकृत लय यानी रेडिएशन रिदम। इसमें क्या होता है, गोलाकार रेखा में यह अधिक स्पष्ट होती है। सज्जा की बाह्य रेखा जहाँ से निकलती है वहाँ समाप्त होती है।
जो आपकी विपरीत लय है या रेडिएशन रिदिम है वो आपका गोलाकार रेखा में यह स्पष्ट होती है। मतलब कोई भी अगर गोलाकार आकृति अगर हम बना रहे हैं तो उसकी सज्जा की बाह्य रेखा जो उसकी जो बाहर की तरफ की रेखा निकल रही हैं वो क्या होगा, बाहर की रेखा इस तरीके की होंगी कि वहीं समाप्त हो जाएंगी। मतलब उसे इस तरीके का डेकोरेशन करेंगे कि जो बाहर की रेखाएं निकल रही हैं, बाहर की तरफ फूल पत्तियां निकल रही हैं, वो ज़्यादा लंबी ना जाए और जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर पार्ट, वो आपके आकर्षण का केंद्र बन जाए। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें जो है इसमें पढ़ा था आपने ये लय यानी रिदिम। नेक्स्ट है आपका इसमें बल यानी एम्फेसिस। बल का अर्थ है आकर्षण का केंद्र स्थापित करना। बल का मतलब होता है जो भी एक सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपकी निगाह रुक जाए। यह स्वरूप अथवा स्पर्श द्वारा दिया जाता है। ये हम किस तरीके से दे सकते हैं, टेक्सचर के थ्रू और स्पर्श के द्वारा। सर्वाधिक सुंदर, बड़ा चमकीला फूल अथवा सबसे हल्का नाजुक फूल बल हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, या तो आप कोई भी फूल इस तरीके का यूज़ करेंगे जो आपका इस तेज कलर का हो या चटकीला हो, या फिर कोई भी फूल इतना नाजुक हो, या फिर कोई भी इस तरीके का फूल जो बिल्कुल अलग दिखता हो। पात्र के केंद्र अथवा सज्जा के केंद्र पर यह स्थापित किया जाता है। ये कहाँ स्थापित किया जाता है, जो आपका पात्र या बर्तन है उसके सेंटर में स्थापित किया जाता है। ओके गर्ल्स, तो ये जब आप जूम मीटिंग लेंगे तो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी ये पार्ट। और अगर कोई भी दिक्कत है आपको इस टॉपिक में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जूम मीटिंग में आप डिस्कस करिए, मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।